आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। कैसी हो रजनी? खुशी से मैं आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। मनोज कहाँ है? तुमने कभी फोन क्यों नहीं किया? ना ही कभी कोई बात ही की। शादी में भी नहीं बुलाया और ना ही मेरी शादी में आई। मैंने सवालों की झड़ी लगा दी मगर रजनी चुप थी। मैंने उसके चेहरे को देखा। यह क्या? हमेशा खुश दिखने वाला चेहरा मलिन था। जीवन से भरी आंखें आज थकी थकी सी थी। आंखों के चारों तरफ छाइयां, ना मेहंदी ना चूड़ियां और रंगीन कपड़ों ने सादगी का स्थान ले लिया था। रजनी, क्या हो गया है तुम्हें? यह तुम ही हो ना? मैंने उत्तेजित होकर पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। आप कहा करती थी ना कि सत्य के साथ जियो। आज मैंने सत्य को ही जीवन मान लिया है। मगर देखिए ना, इस सत्य ने मेरा क्या हाल बना दिया है। एक पतली सी हंसी की रेखा उसके होंठों तक आई और फिर गुम हो गई। मैं भौचक्की उसे देखती रह गई। रजनी जा चुकी थी। यह वही रजनी है, हंसती खिलखिलाती गुनगुनाती। मैंने सोचा, आज 4 साल बाद इसी शहर में लौटी थी। पति का तबादला इसी शहर में हो गया था। मैंने फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन कर लिया था जहाँ पहले पढ़ाती थी। मगर इन सवालों में कुछ भी नहीं बदला था। इस शहर में अगर बदली थी तो सिर्फ रजनी। इस अप्रत्याशित बदलाव को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। वह जीवन में हर संभव परिवर्तन चाहता है और जब अचानक परिवर्तन मिलता है तो वह चौंक उठता है। और फिर सवाल यह उठता है कि उसे स्वीकार करने में इतना समय और कष्ट क्यों होता है। मैं बीते दिनों को याद करते करते खो सी गई थी। एमए करने के बाद लेक्चरशिप की बहुत तैयारी की मगर सफलता नहीं मिली। बहुत निराश हुई मैं। इसी सिलसिले में मैंने स्कूल की एक जगह वैकेंसी देखी और मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी में व्यस्त रहने लगी तो मेरी निराशा भी कुछ कम हुई। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सभी लोग वहाँ बहुत अच्छे थे सिवाय एक के। मैं स्वभाव से अंतर्मुखी थी। स्कूल का काम करना और सीधे घर लौटना मेरी दिनचर्या थी। सभी से मेरे संबंध अच्छे थे मगर दोस्त कोई नहीं था। सभी मुझे अच्छे लगते मगर वह अच्छी नहीं लगती थी। स्कूल आते मुझे 1 सप्ताह हो चुका था। एक दिन स्टाफ रूम में बैठी कुछ काम कर रही थी कि बगल से जोर से गाने की आवाज आ रही थी। मुझे परेशानी हो रही थी। बार बार मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता था और मुझसे गलतियां हो जाती। अंत में मैं उठी और पर्दा उठाया। यह क्या तरीका है? इतने जोर से गाना क्यों गा रही हो? यह स्कूल है। गाना गाने का इतना ही शौक है तो जाकर सड़क पर गाओ। मैं गुस्से में थी। यह थी मेरी उससे पहली मुलाकात। जिसे मैंने डांटा उसने मुस्कुरा दिया। मेरे सामने दुबली पतली लंबी सांवली एक लड़की खड़ी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम रजनी है। मैं यहाँ ड्राइंग टीचर हूँ। पिछले 1 सप्ताह से छुट्टी पर थी, इसीलिए आज आपको पहली बार देख रही हूँ। अपना परिचय नहीं देंगी? फिर वह हंसने लगी। वैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, वापस अपने काम में लग गई। रजनी की आदत थी हर समय गुनगुनाती रहना, हमेशा खुश रहना। काम के बोझ से कितनी ही दबी क्यों न रहती मगर हमेशा मुस्कुराना उसकी आदत थी। उसका चेहरा मलिन होते मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उससे जितनी खिंची रहती वह मेरे उतनी ही करीब आना चाहती थी। मेरी उससे बहुत औपचारिक बातें होती। मुझे उसकी हर बातों से चिढ़ थी। उसकी लंबी लंबी उंगलियों में बड़े हुए आकार के कटे नाखून और उस पर हमेशा नेल पॉलिश का रंग चढ़ा रहता था। वह अविवाहित थी मगर हाथों में हर समय मेहंदी और चूड़ियां देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। स्कूल में रहते मुझे 2 महीने हो चुके थे। अब मैं रजनी से खुलने लगी थी मगर उससे बात करने के बदले मैं उसकी हर बातों का विरोध करती या उस पर व्यंग्य करती। एक दिन रजनी मेरे बगल में बैठी डायरी में किसी का फोन नंबर ढूंढ रही थी। इतने लोगों का फोन नंबर रखकर क्या करती हो रजनी? मैंने उससे पूछा। बातें। वह एक शब्द बोलकर चुप हो गई। स्कूल में सारा दिन बोलती हो फिर भी बातों से मन नहीं भरता है तुम्हारा? मैंने पूछा। मन वैसी चीज ही नहीं होती जो भर जाए। यह कहकर उससे जोर का एक ठहाका लगाया। उसकी यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
उसके ज़रूरत से ज़्यादा स्त्री सुलभ गुणों को देखकर तो मुझे इतनी खुंदक होती कि क्या कहूँ। स्कूल में दम मारने की फुर्सत नहीं होती, मगर वह पता नहीं कहाँ से समय निकाल लेती कि कभी नाखूनों को रंगती, कभी मेहंदी लगाती, या फिर अपने काले लंबे बालों को खोलकर कंघी करती। उसके भड़कीले वस्त्र उस पर बिल्कुल भी नहीं फबते, मगर फिर भी वह उसे पहनती। सीढ़ियों से कभी भी उतरती तो अपने लाल पीले दुपट्टे को लहराते हुए उतरती। यह सब देखकर मैं यही सोचती कि पता नहीं यह सुंदर होती तो क्या करती। कभी कभी मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो पूछ बैठती, इतने रंगीन कपड़े क्यों पहनती हो, तुम पर बिल्कुल भी नहीं फबते। उसकी जगह कोई और होता तो बुरा मान जाता, मगर वह हंसती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती, जानती हैं आप, मैं इतने रंगीन कपड़े क्यों पहनती हूँ? मुझे अपनी जिंदगी उतने ही रंगों से भरी हुई दिखाई पड़ती है। उस एहसास के आगे यह सोचना कि मैं इसमें भद्दी लगूंगी बहुत छोटा पड़ जाता है। फिर मैं पूछती, तुम इतनी सजती संवरती हो, एक टीचर होने के नाते यह अच्छा नहीं लगता? तुम यहाँ शिक्षा देने आती हो या मॉडलिंग करने? इस बात पर वह और तेज हंसती। जानती है मैं इतना सजती संवरती क्यों हूँ? अपने आप को जीवन के करीब पाती हूँ। अपना जीवन मुझे सजना सवरा लगता है। मैं रजनी को हमेशा देखती कि वह स्कूल के एक साइंस टीचर जिसका नाम मनोज था, हमेशा घुल मिलकर बात किया करती थी। जब भी समय मिलता तो वह मनोज के पास ही होती थी। जब भी लंच करती तो अपना आधा लंच उसके लिए उठा कर रख देती। रजनी की तरह मुझे मनोज भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका कारण था कि जब मैं नई नई आई थी तो वह हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, मजाक किया करता था। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उसे झिड़क दिया था, तब से वह मुझसे दूर ही रहता था। रजनी के विपरीत वह गोरा चिट्टा था। उसकी तुलना में वह बहुत सुंदर था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रजनी से पूछा, मनोज से तुम्हारा क्या रिश्ता है रजनी? रजनी ने मेरी तरफ देखा। रिश्ता? क्या मतलब? क्यों, तुम रिश्तों का अर्थ नहीं समझती? मैंने फिर पूछा। रिश्ते तो जीवन में ढेर सारे होते हैं जो जीवन के भीतर कैद होते हैं। वह तो मेरा संपूर्ण जीवन ही है। फिर मैं कैसे बताऊं कि उससे मेरा क्या रिश्ता है? रजनी ने गंभीरता से कहा। वह तुम्हें पसंद करता है? मैंने पूछा। पसंद? वह चौंक गई, फिर खुलकर बोली, वह मुझे प्यार करता है। मैं हंसने लगी और व्यंग्य से उससे पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हमारे बीच लगने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। हम बहुत खुले हैं, कहती हुई रजनी जीने से उतरकर अपनी क्लास लेने चली गई। स्कूल में वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई थी। हम लोग बहुत व्यस्त रहते, साथ ही काम के बोझ का टेंशन बना रहता। मन हमेशा थका थका रहता, मगर रजनी वह तो सदाबहार थी, ना कभी थकती ना ही काम का उसे टेंशन रहता। मैं परीक्षा की कॉपी चेक कर रही थी, वह भी मेरे बगल में बैठी हुई गुनगुनाती हुई अपनी ड्राइंग की कॉपियाँ चेक कर रही थी। अब उसके गुनगुनाने पर मैं उसे टोकती भी नहीं थी। यह अंकों की जोड़ तोड़ आपको बोर नहीं करती? मेरी गणित की कॉपियों को देखकर उसने व्यंग्य से कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने रूखे स्वर में कहा। आप झूठ बोल रही हैं। उसने कहा तो मैं चौंक गई। आपका चेहरा साफ बता रहा है कि आप थक गई हैं, और थकान तभी होती है जब आदमी उस काम में बोरियत महसूस करता है। तुम्हारे विचार गलत है रजनी। जब आदमी के पास अधिक काम हो तो भी वह थक जाता है। शरीर है, कोई मशीन नहीं। मैंने कहा, पर मैं तो थकी नहीं हूँ। तुम्हारे पास काम ही क्या है? मैंने कहा तो वह हंसने लगी। अच्छा मीनाक्षी दी, आपको ड्राइंग में रुचि नहीं है? उसमें क्या है जो रुचि हो? आड़े तिरछी रेखाओं के भीतर रंग भरे रहते हैं। मैंने कहा, यही तो कला है। आप बहुत रूखी हैं, आप क्या जाने कला को। उसने कहा, तुम ही बताओ कला क्या है? मैंने बात को टालने के लिए यूं ही पूछ लिया। यह जीवन है मीनाक्षी दी, जिसे आप आड़े तिरछी रेखाओं में रंग भरना कहती हैं। वही तो हमारा जीवन है। हमारा जीवन सादे कागज की तरह होता है, जिसका ना कोई आकार होता है ना कोई रंग। हम इस जीवन को आकार देते हैं और उसे रंगों से भर देते हैं।
मगर आप जैसे लोग इस जीवन को सादे कागज की तरह ही छोड़ देते हैं। मैंने उसकी बातों से तिलमिला गई, पर कुछ नहीं कहा। तभी मनोज सामने आ गया। वह भी बहुत थका सा लग रहा था। मुझे मौका मिल गया। यह लो रजनी, तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल थक गया है, एकदम बेजान, बिल्कुल सादे कागज की तरह। तो इसमें गलत क्या है? वे तो सादे कागज की तरह ही हैं, रंग तो मैं भरती हूँ उनमें, मेरे बिना वे अधूरे हैं। हमारी बातों को सुनकर मनोज हंसने लगा और रजनी के बालों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ गया। रजनी थोड़ी देर के लिए उस स्पर्श से अभिभूत हो उठी। स्कूल का ट्रिप पहाड़ों पर घूमने गया। मैं भी गई थी। सारा दिन हम बच्चों को साथ लिए घूमते रहते, पर रजनी हमारे साथ नहीं रहती। वह और मनोज चुपचाप सबसे आंखें बचाकर कहीं दूर निकल जाते। मेरी निगाहें हमेशा रजनी का पीछा करती रहती थी। कभी कभी मैं उसके उत्साह और खुशी को देखकर दंग रह जाती। वैसे रजनी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। मनोज की सारी बातें वह मुझसे बताती थी। आज हमारे लौटने का दिन था। होटल से निकलने की हम सब तैयारी ही कर रहे थे। स्टेशन जाने का समय हो चुका था, पर रजनी अब भी गायब थी। मैं जानती थी कि वह कहाँ गई होगी। सभी को उसका इंतजार हो रहा था। रजनी मुझसे कह कर गई थी कि यदि कोई पूछे तो कह देना कि वह कुछ खरीदारी करने निकली है। वह मुझसे इंतजार करने के लिए कह कर गई थी। जब बहुत देर तक रजनी नहीं आई तो मैंने रजनी की कही हुई बात सबको बताई और सबको ये कहकर स्टेशन भेज दिया कि जब वह आएगी तो मैं उसे लेकर सीधा स्टेशन पहुंच जाऊंगी। सभी चले गए। मैं होटल में अकेली थी। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। भीतर से मुझे भय था कि कहीं रजनी नहीं आई तो उसने और मनोज ने कुछ और योजना तो नहीं बनाई है। यह सोचकर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। जब मुझे रजनी की हर बातों से इतनी चिढ़ है तो मैं उसकी बातों में क्यों आ गई? आज मैंने उसकी बातों का विरोध क्यों नहीं किया? उसके लिए मैंने झूठ क्यों बोला? सभी चले गए और मैं मूर्खों की तरह उस होटल में अकेली उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरा भय और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं बेचैन होकर इधर उधर टहल रही थी। बहुत समय यूं ही बीत गया। आज इस रजनी की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है वह अपने आप को? मुझको मूर्ख बना गई है। मैं गुस्से में पांव पटक रही थी कि तभी होटल का दरवाजा खुला। सामने रजनी पूरी तरह से भीगी खड़ी थी। जी में तो आया कि उसको दो तमाचा लगा दूं। मैंने गुस्से से पूछा, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? और मनोज कहाँ है? वह स्टेशन चला गया। रजनी ने कहा, वाह, तुम्हें अकेला छोड़कर स्टेशन चला गया। मैंने रजनी से और उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहा। संयोग से ट्रेन लेट थी, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाती। ट्रेन में सभी बैठे हुए थे। मैं रजनी को लेकर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई, जहां हमारी बातें कोई नहीं सुन सके। मैं रजनी पर बरस पड़ी। हद ही कर दी रजनी तुमने। तुम्हारी शर्म हया सब खत्म हो गई है। तुम इतनी देर मनोज के साथ कहाँ थी? ऊपर से भीग भी गई थी। रजनी बिल्कुल खोई सी थी। उसने धीरे से कहा, समय का मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता नहीं चला? मगर मुझे तो समय का ज्ञान था। झूठ बोलने पर तुमने मुझे मजबूर क्यों किया? मैंने उससे गुस्से में सवाल किया। जानती है मीनाक्षी दी, मैंने मनोज का एक नया रूप देखा। उस रूप को मैंने कभी नहीं देखा था। सच, आज वह सबसे बहुत अलग लगा। उस रूप को देखकर मैं इतनी खो गई कि उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई। रजनी ने अंधेरे में कहीं दूर देखते हुए कहा। मैं चौंक गई। कैसा प्रस्ताव? उत्तेजित थी मैं। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे, आजकल के लड़कों को तुम जानती नहीं। तुम क्या समझती हो? वह तुमसे प्यार करता है? कभी नहीं। वह मौके का फायदा उठा रहा है। रजनी, तुम बिल्कुल भोली हो। फ्लर्ट करता है वह तुमसे। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति कभी भी प्यार नहीं देखा। रजनी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि वह मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं, लेकिन जब भी पास होता है मुझे प्यार महसूस होने पर मजबूर तो करता है। मेरे लिए यही बहुत है मीनाक्षी दी। मेरे ठहरे हुए जीवन को सफर बना दिया है उसने, जो अब लगातार चलने पर मजबूर है। तुम क्या समझती हो कि वह तुमसे शादी करेगा? तुम्हें मंजिल मिल जाएगी? कभी नहीं।
मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैं सफ़र में विश्वास करती हूँ, मंजिल में नहीं। अगर मंजिल मिल गई तो फिर से मैं ठहर जाऊंगी। सफ़र के आनंद को आप नहीं समझेंगी मीनाक्षी दी। हर मोड़ पर नया उत्साह, नया उल्लास, नई उमंग। यह आनंद मंजिल में कहाँ मीनाक्षी दी। रजनी की आंखों में चमक भरी हुई थी। पागल हो गई हो तुम। तुम्हारे पांव इस वक्त जमीन पर नहीं हैं, हवा में उड़ रही हो तुम। जिस दिन गिरोगी तुम पछताओगी बहुत। मैंने फिर से गुस्से में कहा, इस जीवन के बाद मुझे कुछ भी पाने की चाहत नहीं है, ना ही कोई मलाल। यह कहते हुए उसने मुस्कुरा दिया। मुझे उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने अपना मुंह फेर लिया। शनिवार को स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती थी। रजनी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे जल्दी घर जाना पड़ता था। वह हमेशा घर से दूर रहना चाहती थी, मगर आज आज शनिवार के दिन वह बहुत खुश थी। मेरे पास दौड़ती हुई आई। मैं कैसी लग रही हूँ दी? बिल्कुल भूतनी लग रही हो। अरे, एक तो तुम्हारा रंग ऐसा और उस पे तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? मैंने चिल्लाते हुए कहा। जानती है, मैंने काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि काला रंग मुझे पसंद है। मैं मनोज के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। रजनी ने काले कपड़े पर अपने काले घने बाल खोल रखे थे। वह मेरे करीब आई। मैंने अपने आप को आईने में देखा है। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, फिर भी मैं आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती थी। झूठ ही सही कि मैं अच्छी लग रही हूँ। वह खिलखिला रही थी। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मगर मैंने तो झूठ को ही सच मान लिया है। झूठ पे ही विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब जीवन में सत्य था तो सिवाय कड़वाहट के कुछ नहीं था। आज जीवन एक झूठ है तो आनंद ही आनंद है। अब आप ही बताइए कि मैं किसे मानूं, झूठ को या सत्य को? उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को उठाकर आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बैग उठाकर मैं घर की तरफ चल दी और वह फिल्म में अपने आप को तलाशने जा रही थी। 7वीं घंटी चल रही थी। मेरा क्लास नहीं था। कॉपियों के ढेर के सामने बैठी मैं उन्हें चेक कर रही थी। तभी दौड़ती हुई रजनी मेरे पास आई। मैंने उसकी तरफ देखा भी तक नहीं। मीनाक्षी दी, कल मनोज का जन्मदिन है। मैंने उसके लिए उपहार खरीदा है। देखिए ना आप, कैसी है यह? रजनी, मेरे पास बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो, मैंने रूखे स्वर में कहा। मगर वह तो जिद पर ही अड़ गई थी। देखिए ना, यह घड़ी मैंने मनोज के लिए खरीदी है। कैसी है? मैंने एक नज़र उसे देखा। बिल्कुल पपीते जैसी है। क्या? रजनी चौंक उठी। हद कर दी मीनाक्षी दी आपने। दिल के आकार की इस घड़ी को आपने पपीता कहा? उसके बाद तो रजनी घंटों तक लोट पोट कर हंसती रही। फिर उसने कहा, मीनाक्षी दी, आपके पास दिल नहीं है? हाँ, मेरे पास तो नहीं है, मगर तुम्हारे पास लगता है 3-4 जरूर है। मैं चिढ़ कर बोली तो रजनी फिर से हंसने लगी। मैंने फिर कहा, रजनी, अभी भी समय है, सत्य की तरफ लौट आओ। सत्य क्या और झूठ क्या, दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रजनी ने कहा, जिस दिन इस झूठ के कारण गहरी खाई में गिरोगी ना, उस दिन इसका अस्तित्व क्या है मालूम पड़ेगा। मैंने कहा। फिर मेरी रजनी से बात करने की इच्छा नहीं हुई और मैं उठकर चल दी। रजनी और मनोज की बातें चारों तरफ फैल चुकी थी। स्कूल में वह चर्चा का विषय बन चुकी थी। मगर इन सब से बेखबर रजनी को मनोज के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता था। ना ही किसी की बातों पर ध्यान देती थी वह। मगर मुझे मनोज के रंग ढंग सही नहीं लगते थे। एक तरफ मनोज की नियत में खोट दिखाई पड़ता था, तो दूसरी तरफ रजनी के उल्लास को देखकर भविष्य की आशंकाओं से मैं विचलित हो जाती थी। फिर भी मैं अपने आप को समझा लेती कि मुझे क्या, उसका जीवन है, वह जैसे चाहे अपना जीवन जिए। आज पूर्णिमा है मीनाक्षी दी, रजनी ने आकर धीरे से मेरे कान में कहा तो मैं चिल्ला कर बोली, कभी आपने पूर्णिमा के चांद को ध्यान से देखा है? रजनी बोली, हाँ देखा है, आगे बोलो। मैंने बेमन से कहा, क्या देखा है? यही कि यह एक मृत्यु ग्रह है और जहाँ जीवन ही नहीं है। रजनी फिर हंस पड़ी। कोई चीज़ आपको खूबसूरत क्यों नहीं दिखाई पड़ती है मीनाक्षी दी? रजनी ने कहा।
क्योंकि हर चीज़ में मैं सत्य को तलाश करने की कोशिश करती हूँ और सत्य कभी खूबसूरत नहीं होता। मैंने गंभीरता से कहा। मैं फिर बोली, रजनी, तुम्हारे में यही कमी है। तुम हमेशा तस्वीर का एक ही रूप देखती हो। तस्वीर के दोनों तरफ देखो, तभी यथार्थ को परख पाओगी। यदि एक ही रूप से सब कुछ मिल जाए तो दोनों तरफ देखने की क्या ज़रूरत है? रजनी ने कहा। मैं चुप हो गई। रजनी फिर बोली, मीनाक्षी दी, आप ऐसी क्यों हैं? इतने सुंदर हैं आप। आपको मन नहीं होता कि कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, कोई आपसे प्यार करे, आपकी तारीफ करे, मुझसे या मेरी सुंदरता से? और फिर सिर्फ आकर्षण में प्रेम? मैंने सवाल किया। दोनों से। और रही बात प्रेम या आकर्षण की, तो आकर्षित होते हैं तभी तो प्रेम करते हैं, रजनी ने कहा। तब तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम में आकर्षण नहीं, समर्पण होता है। और यह सफल तभी होता है जब दोनों तरफ से हो, तभी मंजिल मिलती है, वरना यह प्रेम सिर्फ सपन बनकर रह जाता है, मैंने रजनी से कहा। अचानक रजनी उठकर खड़ी हो गई और कहा, मगर मंजिल तो तभी मिलती है जब सफ़र समाप्त हो जाता है, और सफ़र ही तो प्रेम है। सफ़र समाप्त तो प्रेम भी समाप्त। मैं यह नहीं चाहती मीनाक्षी दी। और वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। समय बीतता रहा। रजनी सफ़र का आनंद लेती रही और मैं मंजिल की तलाश में थी। एक दिन मैंने उस शहर को छोड़ दिया और रजनी मुझसे दूर हो गई। जाने क्यों, ना चाहते हुए भी मैं उससे जुड़ गई थी। जीवन में पहली बार मुझे किसी की कमी का एहसास हुआ था, और संयोगवश जब दोबारा उसी शहर में आई तो उसी कमी को पूरा करने का लोभ में छोड़ नहीं पाई। मगर आज तो वह रजनी थी ही नहीं जिसे मैं ढूंढने आई थी। रजनी का यह रूप देखकर मैं दंग रह गई थी। रजनी आज भी मेरे पास बैठती थी, मगर कभी गुनगुनाती नहीं थी, ना कभी हंसती, ना ही बोलती थी। चुप सी रजनी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। आने के बाद पता चला कि मनोज यह स्कूल छोड़कर चला गया था। मैं रजनी से सब कुछ जानना चाहती थी, मगर उसकी चुप्पी को देखकर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। रजनी की जिन आदतों से मुझे चिढ़ थी, आज उन्हीं को देखने को मैं तड़प उठी थी। उसका यह परिवर्तित रूप मैं स्वीकार कर नहीं पा रही थी। जी चाहता था कि फिर से उसे रजनी को देखूं, उल्लास, उमंग और स्फूर्ति से परिपूर्ण। वही आंखें देखना चाहती थी जिसमें जीवन के रंगों के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बहुत पीड़ा होती मुझे। कभी अपने आप पर हंसती कि रजनी के साथ में क्यों बदल गई। कभी अपने आप पर आश्चर्य होता कि रजनी को कुछ भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता था। मगर आज हिम्मत ही नहीं होती कुछ कहने की। मगर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, रजनी, मनोज कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए, उसने सीधा सा जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने चौंक कर दोबारा रजनी से पूछा। उसे मंजिल की तलाश थी, जो उसे मिल गई है, रजनी ने कहा। और तुम्हारी मंजिल कहाँ है? मैंने पूछा। मीनाक्षी दी, इतने थोड़े दिनों में आप मुझे भूल कैसे गई? मैंने तो कभी मंजिल चाही ही नहीं थी, सिर्फ सफ़र चाहा था, रजनी ने कहा। जब तुम्हें मंजिल की तलाश नहीं थी तो फिर इतनी उदास, इतनी निराश क्यों रहती हो? क्यों बदल गई तुम रजनी? मैंने उससे पूछा। क्योंकि सफ़र हमेशा सुखद नहीं होता, इसमें कष्ट भी होते हैं, कहते हुए रजनी चुप हो गई। वह मेरी बातों का जवाब देना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं भी चुप हो गई। गर्मी के दिन थे। छत पर लेटी मैं रजनी के बारे में ही सोच रही थी। रजनी के इसी रूप को तो मैं देखना चाहती थी, फिर इसी रूप को देखकर मैं विचलित क्यों हूँ आज? मैंने आपसे सवाल किया कि आखिर मैं इतनी बदल कैसे गई? उसकी जिन आदतों से मुझे चिढ़ थी, आज उसी से इतना प्रेम कैसे हो गया था मुझे? रजनी के साथ साथ कहीं मैं भी तो नहीं बदल गई, या फिर मुझे वही पुरानी रजनी देखने की आदत सी पड़ गई थी? तरह तरह के सवालों से जूझते हुए मैंने कई रातें यूं ही बिता दी। मन में बहुत तरह के सवाल थे, पीड़ा थी, बेचैनी थी, छटपटाहट थी, मगर मेरे होंठ कभी भी नहीं खुलते थे। ऊपर से जितनी खामोश थी मैं, भीतर उतना ही तूफान था। और एक दिन यह तूफान आ ही गया। बगल में रजनी बैठी थी। मैं फट पड़ी। रजनी, यह क्या हाल बना लिया है तुमने? रजनी ने मुझे देखा, मगर बोली कुछ भी नहीं।
रजनी कुछ क्यों नहीं कहती? मैं चिल्ला पड़ी। क्या कहूँ? आप तो इसी रूप को हमेशा देखना चाहती थी ना? बस मैंने आपकी बात मान ली। कहते हुए वह हंस पड़ी। उसकी उस नपी तुली हंसी को देखकर मैं और विचलित हो गई। नहीं रजनी, तुम्हारा वह पुराना रूप तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा था। उसमें तुम्हारा अस्तित्व था, मगर आज तो जैसे सब कुछ खत्म हुआ दिखाई पड़ता है। रजनी, मैं कहती थी ना कि मनोज को तुम पहचानो, वह भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी तुमने मेरा कहा नहीं माना, जिसका नतीजा आज तुम भुगत रही हो। वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? मैंने सवाल किया। उसने मुझे पकड़ा कब था जो छोड़कर चला गया? रजनी ने गंभीरता से कहा। क्या मतलब? मैं चौंक गई। मीनाक्षी दी, मैं कहा करती थी ना कि झूठ से मुझे लगाव है और सत्य से नफरत, क्योंकि झूठ जितना खूबसूरत होता है, सत्य उतना ही बदसूरत। मैं बदली नहीं हूँ, वही हूँ। बदला तो सिर्फ यही है कि आज मुझे सत्य से प्रेम है, झूठ से नहीं। तो क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह झूठ था, धोखा था? मैं चिल्ला पड़ी। हाँ मीनाक्षी दी, रजनी ने शांति से जवाब दिया। तो क्या मनोज से तुम्हारा प्रेम कुछ भी नहीं था? मैंने उससे पूछा। नहीं, रजनी ने फिर से दृढ़ता से जवाब दिया। मैं नहीं मानती, मनोज का मैं नहीं जानती, मगर तुम्हें उससे प्रेम था और इसका सबूत तुम्हारी यह आज की हालत है। मैंने रजनी से कहा। मैंने रजनी को झकझोरते हुए कहा। रजनी, मुझे जवाब दो, कुछ तो बोलो। मैं किसी दिन आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी मीनाक्षी दी, रजनी ने लंबी सांस खींचकर कहा। किसी दिन नहीं, आज ही बताओ। मेरे भीतर की पीड़ा को तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो रजनी? मैंने उत्तेजित होकर उससे कहा। रजनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अतीत में जाने का प्रयास कर रही थी। मीनाक्षी दी, आप मेरे लिए जिस समय सत्य बनकर आई थी, उस समय मैं झूठ के पीछे भाग रही थी। एक खूबसूरत झूठ, एक बहुत खूबसूरत सा धोखा। और उसके बाद रजनी ने जो मुझे सुनाया, सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। रजनी की कहानी बहुत लंबी नहीं थी, छोटी सी मगर गहरी खाई जैसी थी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद चाचा चाची के घर में पली बड़ी हुई रजनी सामान्य चेहरा होते हुए भी हीन भावना का बिल्कुल शिकार नहीं थी। चाचा चाची के खूबसूरत बच्चों के बीच में रहकर भी उसे अपनी बदसूरती पर गुमान नहीं था, मगर धीरे धीरे उसे हीनता के आवरण से बांध दिया गया। शुरुआत हुई उसके परिवार से और फिर समाज से। विवाह के उसके कई रिश्ते टूट गए और घर वालों के तानों और सवालों का जवाब देते देते वह थक सी गई थी और तब हार कर उसने विवाह करने से ही मना कर दिया था। उसके इस निर्णय ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रजनी ने इस प्रकार के अपने वजूद को कायम रखने के लिए संघर्ष किया होगा, इसकी पीड़ा तो वह जानती ही होगी। उसकी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी एक समतल मार्ग पर तब चल पड़ी जब उसे स्कूल में नौकरी मिल गई थी, और उसकी जिंदगी में वह पल आया जब उसने अपने पूरे जीवन का छोटा सा हिस्सा जीना चाहा था, और जो भी उसने जिया उसे भरपूर जिया। हीनता के आवरण में लिपटी रजनी को खूबसूरती का एहसास तब हुआ जब मनोज उसकी जिंदगी में आया। एक झटके में इस आवरण को तोड़ रजनी बाहर निकल गई। मनोज के झूठे इजहारों को प्रेम समझ बैठी थी, मगर बहुत जल्दी उसे पता चल गया कि मनोज की जिंदगी में वह कोई भी नहीं है। अब रजनी दोबारा से बदसूरती के उसी आवरण में लौटना नहीं चाहती थी। जिंदगी उसके इतनी करीब थी, फिर वह उसे दूर कैसे जाने देती? मन को दृढ़ किया, उसकी कोई बात नहीं, एक तरफा ही प्रेम सही। उसने मनोज को यह जानने ही नहीं दिया कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। उसके सामने रजनी बिल्कुल अनजान बनी रही, झूठ का सहारा लिया और अपनी भावनाओं से मनोज को खेलने पर मजबूर कर दिया। मनोज उसकी भावनाओं से खेलता रहा और वह जानबूझकर इस खूबसूरत झूठ का आनंद लेती रही और बस बहती रही। अपने कोरे कागज से जिंदगी में उसने जबरदस्ती रंग भर लिया था, और जिस दिन मैं उससे मिली उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में इतना अधिक रंग भर लिया था कि वह अब बदसूरत दिखने लगा था। फिर भी सत्य को छुटलाती रही और इस रंगीन सफर का आनंद लेती रही,
क्योंकि वह जानती थी कि इस सफ़र की कोई मंजिल ही नहीं है। और रजनी को हमेशा से सफ़र पसंद था, मंजिल नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।